जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी साथियों। और आप लोगों का फिजिकल भी धीरे धीरे चल रहा होगा। आप लोग अपनी तैयारी को बराबर कंटिन्यू करते रहिए। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो झारखंड पुलिस हिंदी पेपर 2 होता है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। साथियों, इसके पहले हमने आप लोगों के लिए 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं। तो आप लोग जाके वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि आप अपनी तैयारी कहाँ तक पहुँचा चुके हैं। और इस वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में कितना हुआ है, ठीक है। और इसके पहले जो 6 वीडियो हैं उसको भी आप देखते हैं तो उसका भी आंसर कमेंट करिएगा कि हाँ, प्रैक्टिस सेट 6 में हमने कितना क्वेश्चन कर पाए हैं, प्रैक्टिस सेट 5 में कितना कर पाए हैं। इस तरीके से आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को साथियों, बिना देरी किए हुए। आप 45 टोटल 45 क्वेश्चन होता है, 45 में आप कितना कर पाते हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता के कवि कौन हैं? तुलसीदास, सूरदास, निराला, नागार्जुन। कौन है उत्साह कविता के कवि? तो जो उत्साह कविता के कवि हैं वो हैं निराला साहब, ठीक है। निराला जी हैं उत्साह कविता के कवि। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो निराला होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में च वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो उच्चारण स्थान आप लोगों को कंठस्थ होना चाहिए। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य। तो च वर्ण का जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा तालव्य, ठीक है। कंठ के बाद तालव्य आता है तो तालव्य होगा। देखिए, कुछ उच्चारण स्थान हम लेके आए हैं। च का उच्चारण स्थान तालव्य है। कंठ का जो उच्चारण स्थान है क ख ग घ अंगा माने क वर्ग कहते हैं इसे। तालव्य च छ ज झ इया को हम च वर्ग बोलते हैं। मूर्धन्य ट ठ ड ढ ड़, ठीक है, अणा तक इसे हम ट वर्ग बोलते हैं। दंत त थ द ध न इसे हम त वर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से क च ट त प वर्ग होते हैं, इन्हें हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। तो उच्चारण स्थान आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? विधाता, सर्वश्रेष्ठ, भूमिगत, इनमें से कोई नहीं। तो किस शब्द की वर्तनी बिल्कुल सही है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है विधाता, ठीक है। विधाता आपका राइट आंसर होगा। देखिए, विधाता शब्द की जो वर्तनी है सही है, शेष शब्द वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता की भाषा कैसी है? आत्मकथात्मक एवं छायावादी शैली, वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली और कथनात्मक शैली। तो आत्मकथ्य कविता की भाषा कैसी है? साथियों, आप लोग आत्मकथ्य चैप्टर पढ़े होंगे। ये जयशंकर प्रसाद की कविता है, ठीक है। तो अगर जो लोग नहीं देखे हैं वो हमारी वीडियो डाले हुए हैं, जाके आप लोग देख सकते हैं। हमने वहाँ पे प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझाया हुआ है, ठीक है। आत्मकथ्य का जो अर्थ है उसको भी समझाया हुआ है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आत्मकथ्य कविता की भाषा कैसी है साथियों? आत्मकथात्मक एवं छायावादी शैली है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा। आत्मकथात्मक एवं छायावादी शैली है। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? मनुष्य, परिवार, मोहन, कृष्ण। साथियों, आप लोगों को बता दें कि आप लोग हिंदी पेपर 1 की भी तैयारी करते रहिए। अगर आपको चाहिए कि हाँ सर आप हिंदी पेपर 1 की भी तैयारी करवाइए तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम वीडियो उसके भी प्रैक्टिस सेट का या फिर चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग जैसा भी होगा बताइएगा। तो बताइए कौन सा आंसर होगा, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? मनुष्य, परिवार, मोहन, कृष्ण। तो मनुष्य जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती है। ज़्यादातर जो व्याकरण होते हैं वो 5 प्रकार की संज्ञा मानते हैं, ठीक है। तो 5 प्रकार की संज्ञा में एक संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। तो मनुष्य आपका राइट आंसर होगा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी भी कोई भी वस्तु हो या कुछ भी हो उसे समस्त जाति का बोध हो। जैसे मनुष्य में सारे मनुष्य आ जाएंगे, मैं किसी पर्सनल मनुष्य के लिए नहीं बात कर रहा हूँ कि एक मनुष्य है, मनुष्य में सारे मनुष्य आ जाएंगे, ठीक है। तो मनुष्य आपका राइट आंसर होगा। देखिए, मनुष्य शब्द जातिवाचक संज्ञा है जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति या वर्ग का बोध होता है।
उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य के अंदर सारे मनुष्य, पुस्तक के अंदर सारी पुस्तकें, पर्वत के अंदर सारे पर्वत, वकील के अंदर सारे वकील। अगर मैं कहता श्याम वकील है तो श्याम का नाम ले लिया तो वो पुरुषवाचक में आ जाएगा, लेकिन वकील शब्द जो है वो जातिवाचक में आएगा, क्योंकि समस्त वकीलों का बोध करा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? कौन, वह, हम, तुम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, तो प्रथम, मध्यम, उत्तम में तीनों पार्ट आ जाते हैं, लेकिन कौन जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन। ठीक है, कौन जो है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं बल्कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। शेष विकल्पों में दिए गए वह, हम, तुम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है, और कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? परिमाणवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, संख्यावाचक। तो जो मीठा अमरूद है में मीठा विशेषण किस कोटि का है बताइए? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है गुणवाचक। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है। मीठा अमरूद में मीठा गुणवाचक विशेषण है। यह अमरूद के मीठा होने की गुण की चर्चा करता है। ध्यातव्य है कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा, पढ़े होंगे। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक गुणवाचक होता है, एक संख्यावाचक, एक परिमाणवाचक, एक सार्वनामिक विशेषण। तो ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि विशेषण का कौन सा प्रकार नहीं है, तो 4 विकल्प में एक कोई दूसरा डाल देगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? धातु पर, कर्ता पर, कर्म पर, क्रिया पर। तो अकर्मक क्रिया में किस पर प्रभाव पड़ता है? तो कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, आपका राइट आंसर होगा। और सकर्मक क्रिया होती तो कर्म पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए, क्रिया, जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं क्रिया कहलाते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है जान लीजिए। जहाँ वाक्य में कर्म नहीं होता वहाँ अकर्मक क्रिया होती है, जैसे हंसना, रोना, सोना, उठना आदि, ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। सकर्मक क्रिया भी जान लीजिए, जिस वाक्य में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे गीता क्रिकेट खेलती है। और सकर्मक क्रिया कैसे पहचानेंगे? ये तो परिभाषा से आप पहचान सकते हैं जिसमें कर्म होता है। ठीक है, और किसी भी प्रश्न में, किसी भी वाक्य में आप क्या क्या प्रश्न करेंगे तो उत्तर अगर मिल जाए तो वह सकर्मक क्रिया हो जाएगी, उत्तर नहीं मिला तो वह कर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए, गीता क्रिकेट खेलती है, तो गीता क्या खेलती है, तो आंसर निकल के आया क्रिकेट, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, और आंसर नहीं आता, जैसे गीता हंसती है, क्या हंसती है, तो कोई आंसर नहीं निकल आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को पहचानते हैं। अगला प्रश्न है, परशुराम ने मंद बुद्धि बालक किसे कहा है? राम को, लक्ष्मण को, भरत को, भीम को। जब आप लोग जो है क्षितिज भाग 2 पढ़ेंगे तो उसमें ये सब सारी चीज़ें मिलेंगे। ठीक है, तो परशुराम राम ने मंद बुद्धि बालक किसे कहा है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा लक्ष्मण जी को। ठीक है, लक्ष्मण जी को बोले हैं परशुराम जी। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो हमने वीडियो प्रोवाइड किए हैं, तो आप लोग जाके वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, डोको का क्या अर्थ है? बड़ी टोकरी, छोटी टोकरी, दोनों गलत, दोनों सही। डोको, तो डोको का जो अर्थ है वो होता है बड़ी टोकरी। ठीक है, बड़ी टोकरी। अगला प्रश्न है, मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहाँ होकर आया हूँ। अव्यय वो होते हैं जिस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वही अव्यय होते हैं। अव्यय क्या होते हैं? एक अधिकारी शब्द होते हैं। मैं वहाँ होकर हूँ, तो मैं वहाँ होकर आया हूँ, इसमें कौन सा शब्द है जो अव्यय है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है वहाँ। ठीक है, वहाँ जो है अव्यय शब्द है, क्योंकि वहाँ जाओ, वहाँ गई, वहाँ गया, तो लिंग चेंज कर दे रहे हैं, लेकिन वहाँ शब्द वही है, तो इसलिए यहाँ क्या होगा, अव्यय वहाँ होगा। ठीक है, दिए गए वाक्य में वहाँ शब्द अव्यय है। अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, वहाँ पे अव्यय होता है। ठीक है, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, गंतोक में कौन सी नदी बहती है? तिस्ता नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी। तो गंतोक में कौन सी नदी
बहती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा तीस्ता नदी बहती है, ठीक है, गंगटोक में तीस्ता नदी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। तो चौधरी का स्त्रीलिंग बताना है, तो देखिए चौधरी का क्या हो सकता है, चौधरीन हो सकता है या चौधारी हो सकता है या चौधराइन हो सकता है या चौधारिन हो सकता है। चौधरी का स्त्रीलिंग बताना है, तो आपका जो राइट आंसर है वो है चौधराइन, ठीक है, चौधराइन आपका राइट आंसर होगा। दिए गए विकल्प में स्त्रीलिंग रूप वाला शब्द चौधराइन होगा। लिंग क्या होता है, संज्ञा के जिस रूप से, जिस विशेषता से उसके नर यानी मेल या फिर मादा फीमेल होने का बोध होता है, उस विशेषता को लिंग कहते हैं, ठीक है। और हिंदी भाषा में जो होते हैं लिंग वो 2 होते हैं, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देखिए, पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताइन होगा, चौधरी का स्त्रीलिंग चौधराइन होगा, लोहार का लोहारिन होगा, सुनार का सुनारिन होगा और नाई का नाउन होगा, ठीक है। तो ये होता है, धोबी का धोबिन होगा, ठाकुर का ठकुराइन होगा, ठीक है। इस प्रकार से स्त्रीलिंग होते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ रचनाकार का पूरा नाम है, अज्ञेय, हीरानंद, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यन, अज्ञेय, सच्चिदानंद। तो मैं क्यों लिखता हूँ उस रचनाकार जो हैं उनका पूरा नाम बताना है। तो उनका जो पूरा नाम था वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिन्हें अज्ञेय भी कहते हैं, ठीक है, अज्ञेय कहते हैं लेकिन उनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उसने उसे छल से पराजित किया में छल में कौन सा कारक है। छल से में कौन सा कारक है बताना है, कर्ता है, करण है, अपादान है, कर्म है। तो उसने उसे छल से पराजित किया, तो कौन सा कारक होगा। तो आपका जो राइट आंसर है उसने करण कारक, ठीक है, करण कारक आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि उसने छल के द्वारा, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा होता है, तो यहाँ पे करण आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। छल के द्वारा कह सकते हो पराजित किया या छल से पराजित किया, तो 2 शब्द आते हैं से या फिर के द्वारा, तो दोनों परसर्ग मिल रहे हैं, तो यहाँ पे करण कारक होगा, ठीक है। और से अगर यही अलगाव में होता तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाता। उसने उसे छल से पराजित किया, वाक्य में छल से में करण कारक है। करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम, अतः क्रिया की करने अथवा होने के साधन या माध्यम वाले संज्ञा या सर्वनाम पद करण कारक कहलाते हैं। इसका परसर्ग से तथा के द्वारा होता है, ठीक है, जो परसर्ग होते हैं वो से और के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में अव्यय है भारत, श्याम, आह, दक्षिण, अव्यय बताना है। तो अव्यय वो होते हैं जिस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आह आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, आह आपका क्या है, अव्यय है। देखिए प्रश्नगत विकल्पों में आह अव्यय शब्द है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं होता उन्हें हम अव्यय कहते हैं, जैसे हाय, वाह, शाबाश, हाँ और किंतु, जब, तब, अतः इत्यादि। ये सब सारे शब्द क्या हैं, अव्यय हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, वह साल भर अनुपस्थित रहा, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक। तो किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है इस वाक्य में, वह साल भर अनुपस्थित रहा। तो कालवाचक आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, वह साल भर अनुपस्थित रहा, इसमें काल माने अवधि बताई जा रही, ठीक है, तो यहाँ पे कालवाचक विशेषण होगा। वह साल भर अनुपस्थित रहा, इस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। जिस क्रिया विशेषण से काल या समय का बोध हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। समझ गए बात को, जिस क्रिया विशेषण से काल या समय का बोध हो वहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है, कौन कौन से जान लीजिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। क्वेश्चन इन सब सारे विशेषण से आते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। हाय, अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए। हाय, अब मैं क्या,
तो विस्मय बोधक शब्द बताना है, तो हाय, हाय आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हाय। अब मैं क्या करूं, जहां पे विस्मय बोधक शब्द लगे रहेगा किसी शब्द के पहले, वहां पे विस्मय बोधक शब्द होंगे। ठीक है, तो विस्मय बोधक जो प्रतीक होता है वो ऐसे होता है, हाय। अब मैं क्या करूं, वाक्य में विस्मय बोधक शब्द हाय है। जो अव्यय शब्द हर्ष, उल्लास, शोक, दुख, घृणा आदि सा मनोभावों को सूचित करते हैं उन्हें विस्मय बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे वाह, अच्छा, हाय, छी छी, अरे, हे आदि। ठीक है, अगला प्रश्न है, सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। भद्र, शील, शालीन, असभ्य। तो सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं, इसमें सभ्य का आपको क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो सभ्य का जो विलोम होगा वो क्या होगा, असभ्य होगा। ठीक है, असभ्य आपका राइट आंसर होगा। देखिए, सभ्य का विलोम असभ्य होता है। इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है, अनासक्त होगा, अधम होगा, निरुत्साह होगा या निमग्न होगा। क्या होगा आसक्त का विलोम, तो आपका जो राइट आंसर है वो है अनासक्त। आसक्त का अनासक्त होगा। ठीक है, देखिए कुछ विलोम शब्द हैं, आसक्त का अनासक्त होगा, निरुत्साह का उत्साह होगा, अधम का उत्तम होता है और निमग्न का अवमग्न या अनिमग्न होगा। ठीक है, तो ये कुछ विलोम शब्द थे। लहू का समानार्थी शब्द है उपल, शोणित, सेना, सेतु। तो लहू का जो समानार्थी शब्द है वो है शोणित। ठीक है, शोणित आपका राइट आंसर होगा। लहू का समानार्थी शब्द शोणित होता है, शेष असंगत हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द कनक का अर्थ नहीं है। धतूरा, सोना, खजूर, केश। तो इनमें से कनक का अर्थ नहीं है, बताइए। तो जो केश है ना, आपका राइट आंसर होगा। वो केश कनक का अर्थ नहीं है, बाकी कनक के अर्थ हैं। दिए गए विकल्पों में केश शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है, जबकि धतूरा, सोना, खजूर आदि कनक के अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौशाला में कौन सा समास है। द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास। तो कौन सा समास है गौशाला में, तो तत्पुरुष आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तत्पुरुष समास है। देखिए, गौशाला में तत्पुरुष समास है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। उत्तर पद और पूर्व पद जानते ही होंगे, जैसे मान लो गौशाला लिखा है, ठीक है, तो समास विग्रह करेंगे तो गो और शाला हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो बाद वाला पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं और पहले वाले पद को पूर्व पद कहते हैं। ठीक है, तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा दूसरा पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास में आपका प्रथम पद संख्यावाची मिलेगा, दूसरा पद संज्ञा हो। जैसे चौराहा, त्रिलोकी, पंचपात्र, पंचवटी, ये सब क्या है, द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे। और जिस समास का प्रथम पद प्रधान व अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास माने पहला जो प्रथम पद होगा वो अव्यय होगा, ठीक है, और दूसरा पद संज्ञा हो। जैसे प्रतिदिन, भरपेट, प्रत्याहार, आमरण, यथाशक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। तो इस तरीके से समास को पहचानते हैं, परिभाषा याद रखेंगे तो याद पहचान लेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। यदि ठंड ज़्यादा होती तो मैं बाहर नहीं जाता। जब ठंड बहुत ज़्यादा थी तब मैं बाहर नहीं गया। ठंड बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैं बाहर नहीं गया। ठंड बहुत ज़्यादा होने के कारण मैं बाहर नहीं गया। क्या होगा बताइए, सरल वाक्य बताना है। सरल वाक्य तो सरल तरीके से होगा, ठंड बहुत ज़्यादा होने के कारण मैं बाहर नहीं गया, ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये आपका राइट आंसर होगा। अगर पहले को देखा जाए, यदि ठंड ज़्यादा होती तो मैं, तो यहाँ पे परसर्ग लग गए हैं। जब ठंड बहुत ज़्यादा होती थी तब ये सरल वाक्य रहेगा ही नहीं, तब दूसरा वाक्य बन जाएगा संयुक्त या मिश्रित। ठीक है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा होने के कारण मैं बाहर नहीं गया, यहाँ पे कोई परसर्ग नहीं लगा है, इसलिए ये सरल वाक्य है। ठीक है, सरल वाक्य सरल तरीके से होना चाहिए, साधारण तरीके से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य का प्रकार क्या है। वाह क्या सुंदर दृश्य है। तो विस्मयादिबोधक है, इच्छावाचक है, निषेधवाचक है, विधिवाचक है। तो क्या है वाह क्या सुंदर दृश्य है, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो विस्मयादिबोधक आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, विस्मयादिबोधक प्रकार का वाक्य है। वाह क्या सुंदर दृश्य है वाक्य में विस्मयादिबोधक वाक्य है।
जिन शब्दों से विस्मय, घृणा, आश्चर्य आदि भाव व्यक्त हों तथा जिनमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगे हों, ऐसे वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आग लगाकर पानी को दौड़ाना कहावत का अर्थ है अत्यंत लज्जित होना, अड़चल डालना, पहले झगड़ा लगाना फिर शांत करने की कोशिश करना, व्यर्थ का काम। तो आग लगाकर पानी को दौड़ाना, इस कहावत का अर्थ क्या है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है पहले झगड़ा लगाना फिर शांत करने की कोशिश करना, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तभी तो कहते हैं आग लगाकर पानी को दौड़ाना माने पानी फेंकना। ठीक है, देखिए आग लगाकर पानी को दौड़ाना कहावत का अर्थ पहले झगड़ा लगाना फिर शांत करने की कोशिश करना है। अन्य मुहावरे इस प्रकार हैं, समझते हैं। घड़ों पानी पड़ जाना माने अत्यंत लज्जित होना, गाड़ी के आगे काट रखना माने अड़चन डालना। ठीक है, अगला प्रश्न है यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे आदरणीय मित्र, पूजनीय मित्र, प्रिय मित्र या महोदय, क्या लिखेंगे? तो आप जो लिखेंगे वो लिखेंगे प्रिय मित्र। ठीक है, मित्र को अगर पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र लिखेंगे। ठीक है, यदि अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे प्रिय मित्र, जबकि आदरणीय का प्रयोग अपने से बड़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मान न मान मैं तेरा मेहमान, कहावत का अर्थ बताइए। जबरदस्ती गले पड़ना, मेहमान नवाजी करना, मेहमान न बनना, मेज़बानी करना, क्या होगा? तो मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। ठीक है, जबरदस्ती गले पड़ना ये होता है मान न मान मैं तेरा मेहमान। ठीक है, दी गई कहावत मान न मान मैं तेरा मेहमान का था जबरदस्ती गले पड़ना, वाक्य प्रयोग है रमेश मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता, क्यों मेरे गले पड़ रहे हो? तुम तो मान न मान में तो मैं तेरा मेहमान वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हो। ठीक है, तो उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? निमंत्रण पत्र में आएगा, आवेदन पत्र में आएगा, या फिर व्यावसायिक पत्र में आएगा, या व्यापारिक पत्र में आएगा? तो किस पत्र में आएगा? कोई छात्र है, प्रधानाध्यापक को पत्र लिख रहा है दंड माफ के लिए, तो वह जो है आवेदन पत्र के वर्ग में आएगा। ठीक है, आवेदन पत्र आपका राइट आंसर होगा, आवेदन पत्र के वर्ग में आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन है, इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है, ए नंबर। इसके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़ों को पत्र लिखे जाते हैं। इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं। इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता है, तो कौन सा होगा बताइए? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन है, इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता है। व्यक्तिगत पत्र ऐसे पत्र हैं जो व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों और अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है। इस प्रकार के पत्र का आधार व्यक्तिगत संबंध होता है। इन पत्रों में मन की भावनाओं को प्रमुखता दी जाती है, न कि औपचारिकता को। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द नाग का समानार्थी है? रथ, हाथी, मोक्ष, पारा। तो नाग का समानार्थी शब्द बताना है। तो नाग का जो समानार्थी शब्द है वो है हाथी। ठीक है, हाथी आपका राइट आंसर होगा। नाग का समानार्थी हाथी होता है। इसके अन्य समानार्थी शब्द विषधर, भुजंग, अहि, कोकोदर, फणीस आदि होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न सप्तर्षि में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो संधि आप लोग अच्छे से एकदम समझिएगा, परीक्षा में एक दो क्वेश्चन आने तय हैं। तो स्वर संधि जो है सप्तर्षि में जो संधि है वो स्वर संधि होगी। ठीक है, आइए स्वर संधि का हम संधि विच्छेद देखते हैं। सप्तर्षि में गुण स्वर संधि है, कौन सी संधि? गुण स्वर संधि। इसका समुचित संधि विच्छेद सप्तधन ऋषि होता है। ठीक है, सप्तधन ऋषि बराबर अ और री, जब अ और री मिलते हैं तो अर हो जाता है। ठीक है, अर हो जाता है, तो अ और री मिला तो अर हो गया, तो यह जो है गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? च, ज, झ, ड। तो आपका जो राइट आंसर है वो है च। च आपका अघोष वर्ण है, बाकी सब सघोष हैं। ठीक है,
दिए गए विकल्प में च वर्ण अघोष है, शेष वर्ण सघोष है। ठीक है, तो अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण आप लोग याद रख लीजिएगा। लेखक द्वारा उजली छाया कहाँ पर देखी गई थी? सड़क पर, पानी में, पत्थर पर, रेलगाड़ी पर। ठीक है, तो लेखक द्वारा उजली छाया कहाँ पर देखी गई थी? तो पत्थर पर देखी गई थी। ठीक है, पत्थर आपका राइट आंसर होगा। ये हिंदी का भाग 1 जो पेपर होना है उसमें से क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन इसलिए ये सब लेके आते हैं ताकि आप लोग मोटिवेट हो जाएं और क्षितिज और कृतिका भी आप लोग पढ़ें, ये दोनों बुक भी आप पढ़ें। तो उससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन रुकेंगे नहीं और धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो आपका ही प्रैक्टिस हो जाएगा। पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, असामान्य क्रिया। तो पढ़ रहा था में कौन सी क्रिया है? तो संयुक्त क्रिया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, संयुक्त क्रिया होगा। कैसे होगा देखिए, पढ़ रहा था इसमें संयुक्त क्रिया है। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयुक्त से निर्मित हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाने लगा, ठीक है, वह पेड़ से कूद पड़ा, एक तो कूदा, एक पेड़ पे चढ़ा था। ठीक है, पेड़ से कूदा, वह खाने लगा। तो इस तरीके से ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता में कौन सा गुण विद्यमान है? ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, सगुण गुण। तो आत्मकथ्य ये भी जयशंकर प्रसाद का ही चैप्टर है। ठीक है, तो आत्मकथ्य कविता में कौन सा गुण विद्यमान है? तो उसमें जो है प्रसाद गुण विद्यमान है। प्रसाद गुण। रानी के पहुंचने से पहले किन लोगों की फौज तैयार की गई थी? पत्रकारों की, नौकरों की, फोटोग्राफरों की, जमींदारों की। तो रानी के पहुंचने से पहले फोटोग्राफरों की फौज तैयार की गई थी। ठीक है, माँ के लिए दवा ले आओ वाक्य में रेखांकित शब्द है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। तो माँ के लिए दवा लाओ के लिए क्या है? कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है या संप्रदान कारक है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है करण कारक है। ठीक है, सॉरी, संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक। ठीक है, क्योंकि के लिए जो होता है वो संप्रदान के लिए यूज होता है और करण के द्वारा। ठीक है, के द्वारा से या के द्वारा, तो संप्रदान कारक आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, माँ के लिए दवा ले आओ वाक्य में रेखांकित शब्द संप्रदान कारक है। ठीक है, आत्मकथ्य शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? देव, जयशंकर प्रसाद, सूरदास, तुलसीदास। तो आत्मकथ्य जो शीर्षक कविता है उस कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है ये आत्मकथ्य। निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है? निर्जर, त्रिदश, किंकर, गिरवाण। तो देवता का पर्यायवाची नहीं है ये बताना है, तो किंकर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, किंकर। किंकर देवता का पर्यायवाची नहीं है बल्कि यह सेवक का पर्यायवाची है। सेवक के अन्य पर्यायवाची नौकर, चाकर, दास, भृत्य, परिचारक, चेरा आदि हैं, जबकि निर्जर, त्रिदश, गिरवाण देवता के पर्यायवाची हैं। देवता के अन्य पर्यायवाची अमर, देव, सूर, विद्व, अमृतेश आदि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द भाव शब्द का अर्थ नहीं है? विचार, दर, श्रद्धा, चमक। तो भाव शब्द का अर्थ नहीं है, वो क्या है? तो वो चमक है। ठीक है, चमक आपका राइट आंसर होगा। भाव शब्द का अर्थ विचार, दर, श्रद्धा है, जबकि चमक इसका अर्थ नहीं है। ठीक है, वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता, मैं उनकी सज्जनता पर मुग्ध हूँ, उसका प्राण निकल गया। अशुद्ध वाक्य है, उसका प्राण निकल गया, क्या होगा? तो उसका प्राण निकल गया, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि दिए गए विकल्पों में से उसका प्राण निकल गया वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि प्राण शब्द बहुवचन होता है, यही मैं बताने वाला था। प्राण शब्द बहुवचन है, इसलिए शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, उसके प्राण निकल गए। ठीक है, ऐसे होना चाहिए, उसके प्राण निकल गए, इस तरीके से ये शुद्ध वाक्य बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से समृत स्वर कौन सा है? ओ, ई, औ, अ। समृत स्वर, तो ई जो है आपका राइट आंसर होगा। ई समृत स्वर है। समृत स्वर किसे कहते हैं? समृत स्वर या ऊंचा स्वर ऐसी स्वर ध्वनि होती है जिसमें बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए
जीवा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और तालु से समीप रखा जाता है। उदाहरण के लिए ई एक समृद्ध स्वर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक। तो तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, बताइए। तेज गति, तो परिमाणवाचक आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तेज गति जो है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का भेद है। उक्त वाक्य में परिमाणवाचक भेद है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, तुलनावाचक, श्रेणीवाचक आदि पर्याप्तिवाचक। ठीक है। जैसे धावक तेज गति से दौड़ते हैं। क्रिया विशेषण, जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे टहलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बर्बर का विलोम शब्द कौन सा है? पंडित, सभ्य, संगत, बलिष्ठ। तो बर्बर का विलोम शब्द कौन सा है? तो आपका जो राइट आंसर है बर्बर का, तो सभ्य आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बर्बर का जो विलोम शब्द है वो सभ्य है। देखिए, बर्बर का सभ्य होता है विलोम, पंडित का मूर्ख होता है, संगत का असंगत होता है, बलिष्ठ का दुर्बल होता है। ठीक है, तो ये थे विलोम शब्द। तो साथियों, 45 क्वेश्चन में आप कितना कर पाए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो साथियों तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा साथियों। इससे क्या होता है कि हमें भी मोटिवेशन मिलती है और हम भी उत्साहित होकर के आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे टॉपिक से क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।